हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन के शर्मा। एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बहुत लोगों की ये मांग थी कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसको आप बता दें, तो मैंने सोचा कि आज सिलेबस पर भी चर्चा हो जाए कि वास्तव में सिलेबस क्या है और कैसे मुझे पढ़ना चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का आज हम सिलेबस आप लोगों को बताने जा रहे हैं और ये जो सिलेबस है इतिहास का है और जीएस का है। तो इतिहास और जीएस यानी कि दो का है और जीएस तो है कॉमन है। तो जीएस में तो सभी लोगों का होगा, ठीक है। तो जीएस जो है सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन होता है, लेकिन इतिहास जो है ये एंशियंट हिस्ट्री है, ये सबका अलग अलग विषय होता है। किसी के एंशियंट हिस्ट्री है, किसी के ज्योग्राफी है, किसी के पॉलिटिकल साइंस है, किसी के इकोनॉमिक्स है, वो अलग चीज़ है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ इतिहास की। तो इतिहास प्राचीन काल में कैसे क्वेश्चन बनते हैं सिलेबस में हम बताते हुए चलेंगे। और पहली चीज़ तो यह है, आप लोग सिलेबस देखिए। तो सिलेबस ये है कि दिया है इकाई फर्स्ट जो दी है, यहाँ पर दिया है कि पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत जो दिया है इसमें दिया है अन्वेषण दिया है, उत्खनन दिया है, अभिलेख दिया है, मुद्रा दिया है, स्मारक दिया है। तो पुरातात्विक स्रोत हमें पढ़ना है, इसमें इतनी चीजें हैं। अन्वेषण पढ़ना है, उत्खनन का पढ़ना है कि सबसे पहले किसकी खुदाई का कार्य हुआ, जैसे हड़प्पा का हुआ, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, बनवाली है, धौलावीरा है, रंगपुर है, देसलपुर है इत्यादि। इसके बाद अभिलेखों की बात करते हैं। तो अभिलेख सबसे पहले अभिलेख की प्रेरणा किससे मिली थी, तो दारा प्रथम से प्रेरणा मिली थी। और अभिलेख से इतिहास लिखने वाला कौन था, तो याद रखना अशोक था। अशोक का जो अगर देखा जाए तो पूरा इतिहास जो है अभिलेखों को द्वारा मिला है। इसके बाद मुद्राओं का आता सिलसिला है। तो मुद्राओं को प्रचलन जब हुआ भारत में, तो सबसे पहले मुद्राएं किसने चालू की थी। जैसे सोने की मुद्रा की बात करते हैं, हिंद यवन शासक आए, उन्होंने सोने की मुद्राएं जारी की थी, उसका शासक मिनांडर था। इसके बाद स्मारकों की बात आएगी। फिर इसके बाद अगला टॉपिक प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोत है। अब यहाँ पर वेद कितने हैं, तो वेद हमारे 4 हो जाएंगे। ऋग्वेद हो जाएगा, सामवेद, यजुर्वेद हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। फिर उपनिषद आते हैं। इसके बाद महाकाव्य आता है, फिर जैन बौद्ध ग्रंथ आता है। तो उपनिषद भी याद रखना कि उपनिषदों की क्या भूमिका रही है, कि ऋग्वेद के कौन से हैं, यजुर्वेद, सब उपनिषद की बात। उपनिषद मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वही उपनिषद कहलाता है। महाकाव्य हो गए। महाकाव्य में 2 आप याद रखना कि महाभारत है और रामायण है। महाभारत और रामायण की बात हम करते, ये 2 हमारे हैं, महाभारत हो गया, रामायण, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, दोनों पूछा जाता है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और रामायण में हमारे 24,000 श्लोक हैं। फिर जैन आ जाता है, बौद्ध आता है। जैन में कितने तीर्थकार हुए थे, तो 24 तीर्थकार हुए थे। पहले तीर्थकार कौन थे, ऋषभदेव थे। और अंतिम कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं, तो बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं, इसके विषय में पूरी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर पुराण है, संस्कृत साहित्य है, हर्षचरित है, विक्रमान देवचरित है, राजतरंगी है। तो इनके पुराण भी हमारे 18 हैं। अब इसके हर्षचरित ने कितने, हर्षचरित की जो है यानी किसने, बाणभट्ट ने लिखी थी, इसके विषय में पूरा हम चर्चा करेंगे जब पढ़ाएंगे। विक्रमादेव चरित हो जाएगा, राजतरंगी हो जाएगी। कल्लड़ की राजतरंगी है जिसमें कश्मीर का पूरा इतिहास मिलता है। अगला है विदेशी विवरण। तो यूनानी आए, फिर चीनी आए, अरबी आए, तिब्बती आए। तो इन्होंने अपने यहाँ कैसे कैसे शासन किया, अटैक किया, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अगला यूनिट नंबर 2 है। तो यूनिट नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि पुरातत्व का परिचय पूछा जाता है। तो पुरातत्व की परिभाषा है, उद्देश्य है, क्षेत्र है, इतिहास है और विकास। ये पुरातत्व विभाग से क्वेश्चन बनेंगे। अगला है पुरातत्व का सामाजिक प्राकृतिक विद्वानों से संबंध, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अन्वेषण है, उत्खनन विधियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। कालक्रम और तिथि निर्धारण, यानी कालक्रम के अनुसार तिथियां और निर्धारण, ये इससे कई क्वेश्चन बनते हैं।
अगला है काल मापन की विधियां, यानी कि रेडियो कार्बन C14 जो है इसी के तहत, यानी कि सबसे पहले हड़प्पा की जानकारी इस C14 के तहत मिलती है। पोटेशियम है, आर्गन है, वृक्षालय है, तिथि है, विधि है, प्रचुंबकी तिथि है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला यूनिट नंबर 3 में है जो प्रयाग ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक, यहाँ से चालू हो जाता है आपका इतिहास, विधिवत इतिहास यहीं से अगर देखा जाए तो यहाँ से मिलने लगता है। जैसे कि प्रयाग ऐतिहासिक काल का प्रारंभ, मानव का भूगर्भ शास्त्री और सांस्कृतिक आयाम। इसके बाद मानव विकास के प्रमुख चरण हैं, मानव विकास के प्रमुख चरण, तो ये पूछा जाता है। अब प्रयाग ऐतिहासिक हमारा ऐसा था, जैसे कि अगर पूछा जाए प्रयाग ऐतिहासिक 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्रयाग ऐतिहासिक को 3 भागों में, प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है और हिस्ट्री है, ठीक है। तो 3 भागों में इसको हम बांटते हैं। जैसे प्रयाग ऐतिहासिक काल विधिवत हम चर्चा करेंगे जब विषय पढ़ाएंगे। अगला है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी कि पाषाण उपकरणों का विकास और उनकी तकनीकों का विकास, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बनते हैं। पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, 3 भागों में। पुरा पाषाण काल को हमने कितने भागों में बांटा, तो 3 काल में, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। देखो निम्न पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, मध्य पुरा पाषाण काल में पशुओं का पालना प्रारंभ हुआ था और उच्च पुरा पाषाण काल यानी कि विकसित सभ्यता थी हमारी। कैसी सभ्यता थी, विकसित सभ्यता हो जाती है। अगला यूनिट देखो, अगली यूनिट पूरा पाषाण काल ये हो गया। भारतीय संदर्भ में प्रागैतिहासिक कला, प्राचीनतम महत्व विस्तार, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मध्य पाषाण काल में विशेषताएं, उपकरण और गुफा और कला, यहाँ से क्वेश्चन देखिए। अगला है नव पाषाण काल, विशेषताएं और उपकरण, यानी कि नव पाषाण काल में सबसे पहले मानव ने घर बनाना सीखा था। अगर घर बनाने की बात करते हैं तो यहीं पर सीखा घर बनाना। देखो घर बनाना सीख लिया था, आग का विधिवत प्रयोग करना सीख लिया था। आग का प्रयोग इसी समय, आग का प्रयोग अगर बात करते हैं तो यहीं पर सीखा, ठीक है। तो ये अब रिश्ते संबंधी जानकारी यहीं से हो गई थी। इसके बाद ताम पाषाण काल क्या आता है, ताम विधियां आता है, मृदभांड आते हैं, चित्रित दूसरा मृदभांड आते हैं, यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PGW उत्तरी कृष्ण मर्जित मृदभांड पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यहाँ से गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है तो इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कभी कभी देखा गया है यहीं से करीब 7-8 क्वेश्चन रख देते। इसके बाद सिंध घाटी सभ्यता की बात करते हैं, यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 में उद्भव विस्तार दिया है, तिथि क्रम पतन दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सिंध घाटी सभ्यता अगर यहीं से बात करें तो ऐतिहासिक यानी कि यहीं से चालू हो जाता है। मुख्य उत्खनित स्थल है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा, लोथल है, सुरकोटदा है, राखी गढ़ी है, धौलावीरा है, बनवाली है, रंगपुर। सबका अपना अलग अलग महत्व है। हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई हुई थी और हड़प्पा की खुदाई जब होती है तो यहाँ पर कई प्रकार की चीज़ें मिली हैं, जैसे श्रमिक आवास हड़प्पा से मिले थे, ठीक है। और यहाँ जब श्रमिक आवास मिले, एक छोटा स्नानागार यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिलता है। ये रावी नदी के तट पर था, बाएं तट पर था हड़प्पा, और मोहनजोदड़ो जो था सिंध नदी के दाहिने तट पर था। कालीबंगा राजस्थान में है, काले रंग की चूड़ियाँ यहीं से मिली हैं। और लोथल जो है गुजरात में है, तो यहाँ पर लोथल बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। राखी गढ़ी, यहाँ भी जान लेना, राखी गढ़ी बहुत प्राचीन स्थल है, सबसे बड़ा स्थल ये राखी गढ़ी भी है इनमें। और धौलावीरा ये 3 तरफ से दुर्गीकृत था। अगर इसकी बात करते हैं कौन नगर 3 तरफ से दुर्गीकृत है तो धौलावीरा है और बनवाली है। बनवाली में मिट्टी का हल मिला है और रंगपुर में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीज़ याद रखना। वैदिक फिर सप्ताह हम लोग देखते हैं, चंदो सप्ताह के अस्तुत यहाँ मिलते हैं। वैदिक धार्मिक दार्शनिक विचार और अनुष्ठान। वैदिक देखो, वैदिक काल को हमने 2 भागों में बांटा है। एक तो हमने ऋग्वैदिक काल बांटा है और दूसरा हमने उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसका जो
टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से यानी कि 1000 ईसा पूर्व तक है। कितना? 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय है। और इसका जो है 1000 ईसा पूर्व से कितना, 1000 ईसा पूर्व से यानी कितना है 600 ईसा पूर्व तक है। तो ये चीज याद रखना। अगला देखेंगे, अगली यूनिट कौन सी है? 5वीं यूनिट। तो 5वीं यूनिट देखो, 5वीं यूनिट में क्या क्या है? तो 5वीं यूनिट ध्यान देना है, ऐतिहासिक काल का प्रारंभ, यानी कि 16 महाजनपद, यानी कि 16 महाजनपद था। और इसके बाद राजतंत्र की बात, नगरीय केंद्रों का प्रारंभ और मगध राज का उद्भव और विकास, यानी कि 16 महाजनपद ये बताया जाएगा। आज वास्तव में 28 महाजनपद हो गए हैं, लेकिन पहले हमारे यहाँ 16 महाजनपद थे। उनका उद्भव और विकास की बात करेंगे। सिक्कों का प्रचलन कैसे हुआ? जैन धर्म, बौद्ध धर्म का क्या यहाँ पर भूमिका रही है? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध थे। इन लोगों की क्या भूमिका रही है, इस विषय में पूरी चर्चा करेंगे। राजनीतिक संरक्षण, जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को राज निर्माण में योगदान, ईरान तथा यूनान का आक्रमण, यानी यूनानियों का और ईरानियों को जो भारत में आक्रमण हुए हैं, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। अगला यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 है कि मौर्य तथा मौर्योत्तर काल। देखो, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन और साम्राज्य विस्तार और अशोक का शासन। वास्तव में देखा जाए कि इतिहास के सही माने में यहाँ से प्रारंभ होता है कि एक बड़े भूभाग पर यानी किसी राजा ने शासन किया है। एक बड़े भूभाग पर राजा जिसका पूरे भारत पर शासन होता है, उसका राज्याभिषेक होता है, यही चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आता है, इसके बाद अशोक आता है। इन लोगों ने यानी पूरे भारत पर शासन किया है। तो इसका दिया यहाँ धर्म का स्वरूप कैसा था, अभिलेख की विषय वस्तु क्या था, पर्यावरणीय चेतना क्या था, प्रशासन कैसा था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वस्तुकला, मूर्तकला। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। शुंग वंश आया, कण वंश आया, हिंद यवन आया, शक आए, कुषाण आए। देखो, शुंग वंश यानी पुष्प शुंग आया, फिर कण आता है, हिंद यवन मिनांडर शासक आया। शकों का आक्रमण भारत पर होता है, किसके समय होता है? रामगुप्त के समय होता है। और कुषाण आते हैं। कुषाण वंश का पहला संस्थापक कौन था? तो कुजुल कंफुशस था। फिर भीम कंफुशस आया, फिर कनिष्क आता है। राजनीतिक, सांस्कृतिक, इतिहास, कला, वस्तुकला, अर्थव्यवस्था, अभिलेख के विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। अगला गुप्त तथा गुप्तर काल की बात करते हैं। तो गुप्तों का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है? तो गुप्तों का राजनीतिक इतिहास के विषय में, जैसे कि गुप्त काल में पहला शासक कौन हुआ था? तो श्री गुप्त हुआ था। याद रखना कि श्री गुप्त हुआ, फिर घटोत्कच हुआ, फिर इसके बाद कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, फिर इसके बाद कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ, फिर समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त हुआ था। तो इसी के समय शकों का आक्रमण होता है, याद रखना। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, फिर इसके बाद कौन हुआ था? कुमारगुप्त हुआ। तो याद रखना कि शकों का आक्रमण इसी के समय हुआ था। अगला है सांस्कृतिक इतिहास है, मुद्रा है, अभिलेख है, मूर्त शिल्प है, मंदिर है, गुप्त कला में। अब मंदिर की बात करते हैं तो सबसे पहले भारत में मंदिरों का निर्माण करने वाला जो सिलसिला हुआ था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ था। इसके पहले भारत में मंदिर नहीं थे। वकाटक वंश आता है, इनके संबंध विषय में बताएंगे। चीनी यात्री यानी कि फयान आया, ह्वेनसांग आया। चीनी यात्री जो फयान आया था किसके समय आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और इसके बाद ह्वेनसांग किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। इस विषय में हम जानकारी आपको पूरी बताएंगे, जब पढ़ाएंगे पूरा विधिवत बताएंगे। परवर्ती गुप्त शासकों का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास आएगा। फिर इसके बाद भूतिशुंग यानी कि हर्ष का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास। हर्षवर्धन ऐसा शासक था जो अपनी बहन के साथ में, यानी कि इसकी बहन जो राजश्री थी, जब एक बार आत्महत्या करने जा रही थी, यानी कि उसका पति मारा जाता है, तब वो आत्महत्या करने जा रही थी तो उसे बचा लिया जाता है। और बहन से वो अपने बहुत स्नेह रखता था। और ऐसा शासक जो अपनी बहन को अपने सिंहासन के जस्ट बगल में सिंहासन लगाता था, यानी कि ऐसा शासक
ठीक है। तो ये हर्षवर्धन के विषय में बताएंगे। इसने 3 ग्रंथों की रचना की थी, NRP यानी 3 ग्रंथ इसने रचना की थी। इसके विषय में पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। अगला यूनिट नंबर 8, यानी कि यूनिट नंबर 8 में है दक्कन है, दक्षिण भारत है। यानी कि अब देखो खारवेल है, शातवाहन है, संगम कालीन संस्कृति है, प्रशासन है, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था है। तो खारवेल के विषय में बताएंगे। इसका हाथी गुफा अभिलेख है। जो हाथी गुफा अभिलेख है इसके विषय में पूरी हम चर्चा करेंगे कि हाथी गुफा अभिलेख। तो देखो हाथी गुफा अभिलेख से क्वेश्चन अक्सर बनता है कि अगर पूछा जाए नहरों का निर्माण सबसे पहले किसमें जानकारी मिलती है, तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। अगर ये आता भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख हुआ है तो हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है। तो ये चीज याद रखना। चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, प्रत्याहार है, चिरवंश है, चालुक्य है, चेर है, पांड्य है, पाल है, सेन है, राजनीतिक सांस्कृतिक इतिहास, पल्लव, कालीन, मूर्ति शिल्प और मंदिर, महमूद गजनवी है, मोहम्मद गौरी है के आक्रमण, ये चीज आ जाएगी। फिर देखो एक चीज याद रखना कि चालुक्य राष्ट्रकूट जैसे कि एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके बीच होता है, तो राष्ट्रकूट है, प्रत्याहार है और पाल, 3 लोगों के बीच एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। तो ये याद रखना इन त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे भारी कौन पड़ा था, तो प्रत्याहार अंत तक शासन किए थे, यानी कि ये प्रत्याहार वंश। ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर 9 यानी कि पूर्व मध्यकालीन सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की बात करते हैं। अब यहाँ पर दिया है भारतीय सामंतवाद दिया, जात प्रथा दिया, स्त्रियों की स्थिति दिया, शिक्षा है, शैक्षिक संस्थाएं हैं। इस विषय में हम पूरी चर्चा करेंगे कि प्राचीन काल में स्त्रियों की कैसी स्थिति थी, मध्यकाल में कैसी थी, आधुनिक काल में कैसी थी, वर्तमान में कैसी है। अब तो वर्तमान में यानी कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात हो गई है। तो अब महिलाओं की स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी हो गई। और वैदिक काल में भी महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति थी, यानी कि वैदिक काल में महिलाएं जो है सभा और विदव में भाग लेती थी। अगला नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला है, वल्लभी है, वैष्णव और शैव धर्म के विकास, अलवर और नैनार। ये जो अलवर संत है ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हैं। और जो ये नैनार हैं ये शैव धर्म के थे। ये क्वेश्चन कई बार यही से रख देते हैं। तो ये याद रखना कि मेरा जो पढ़ाया हुआ सिलेबस है इसी से आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे। अब नैनार है, जैसे कि अब नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, वल्लभी है, तो इनमें अगर प्राचीन विश्वविद्यालय पूछा जाए तो विक्रमशिला होगा। सबसे पहले कौन आएगा, तो याद रखना कि विक्रमशिला आएगा। विक्रमशिला के बाद कौन आएगा, नालंदा आएगा। नालंदा के बाद कौन आएगा, पहले विक्रमशिला नहीं, एक चीज याद रखना, तक्षशिला। थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ सबसे पहले तक्षशिला आएगा। यहाँ पर देखो पहले गड़बड़ हो गया, तक्षशिला, फिर इसके बाद नालंदा, विक्रमशिला, विक्रमशिला के बाद सोमपुर, और सोमपुर के बाद तब आता है वल्लभी, ये गुजरात में है। देखो तक्षशिला ये अफगानिस्तान में है, नालंदा बिहार में है, विक्रमशिला भागलपुर में है, सोमपुर पहाड़पुर में है, वल्लभी गुजरात में है। इतने विश्वविद्यालय थे मित्रों, याद रखना। इन विश्वविद्यालयों का क्रम भी पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये देखा गया है कि उठा के ये क्रम पूछ देंगे या एक एक करके पूछेंगे, सबसे प्राचीन कौन है, किसने किसका निर्माण कराया है। ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। और तक्षशिला भी पूछा जाता है। चंद्रगुप्त ने यहीं पर शिक्षा ग्रहण की थी और यहीं पे कौन रहता था, कौटिल्य रहते थे। तो चीज याद रखना। अगला है मंदिर है, मठ संस्था के रूप में उदय। देखो एक चीज यहाँ पर, शंकराचार्य का जन्म कहाँ होता है, केरल में होता है। वेदांत है, रामानुज है, बौद्ध धर्म है, दर्शन है, धर्म। तो ये सब बताया जाएगा कि शंकराचार्य की क्या भूमिका रही थी। ठीक है। फिर मंदिर आते हैं। मंदिर का सबसे पहले अगर मंदिर की बात करते हैं तो दशावतार का मंदिर सबसे पहला भारत में मंदिर निर्माण, ईंटों से निर्मित पूछा जाए तो भीतर गांव का मंदिर लगाना। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। दक्षिण पूर्व एशिया, चीन है, व्यापार है, व्यापार मार्ग, मुद्राएं, मंदिर, मूर्त शिल्प। अब अगली यूनिट 10वीं यूनिट है।
10वीं यूनिट देखिए, ये 10 यूनिट तक हैं। आपकी कितनी यूनिट है? 10 यूनिट। 10 यूनिट में इतिहास में शोध प्रविधि है, यानी कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या है इस विषय में क्वेश्चन कराएंगे। इतिहास लेखन की विविध विधाएं बताएंगे, इतिहास का मूल क्या है, प्राच्य और पश्चात के विषय में बात करेंगे, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की बात करेंगे, अनुसंधान का क्षेत्र बताएंगे, क्षेत्रीय अन्वेषण और शोध प्रविधि, यानी कि ये यूनिट बाद में लास्ट में ये आती है 10वीं यूनिट। तो मित्रों याद रखना, ये है मेरा सिलेबस, और ये इतिहास का सिलेबस अगर आप तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमारा यही मानना है कि आप लोग सबसे पहले इतिहास को सिलेबस आप अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद कल हम आपको जो जीएस का सिलेबस है कि जीएस में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, जिससे कि 30 क्वेश्चन वहाँ से भी सही हो जाएं, यानी कि 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे और 30 क्वेश्चन तुम्हारे जीएस के आएंगे। अगर रेशियो ये रहता है कि 70 में 60 क्वेश्चन अगर कर दिए और 30 में 25 क्वेश्चन कर दिए तो कभी सिलेक्शन नहीं रुकेगा, भले चाहे जितनी सीट आए। तो पहली चीज़ ये कि सबसे पहले तो सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया गया तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं हम लोग कल पुनः, जीएस का जो पेपर होगा उस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या सिलेबस है। तो कल पुनः हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।